अगर बात करें 2024 के चुनाव की, जहां आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से कह के दावा किया जा रहा है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में। लेकिन जिस प्रकार से हम आपकी बात करें, दीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, अन्य जो बड़े नेता हैं, कहीं न कहीं वो नदार नज़र आते हैं। पदों के ऊपर बैठे हैं, वो अगर सबको लेकर चलेंगे, वो वही अगर गुटबाजी करेंगे, तो फिर दूसरे भी करेंगे। सरकार जिस तरीके से बयान दे रही है, सरकार जिस तरीके से उनकी कहने की सफाई दे रही है, उनको आप कैसे दें सरकार के दावे? जगह-जगह से मुद्दे पूरे हरियाणा से आते हैं। उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए जो है समय चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता है। एक आदमी तो अब ऐसा निर्धारित कर दिया गया है, जो का एक थैला कागज़ों का जो है ना, वो लेकर इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं और पटवारी हैं, ये उनको मेरे ख़्याल में आदेश दे के भेजे जाते हैं, निर्धारित करते हैं कि 50% से कम दिखाए जाएँ, तो नतीजा ये होता है कि मुआवज़े का फिर किसी को कुछ मिलता नहीं है। ओपीएस का मुद्दा है, किस तरह से जो है कर्मचारियों के साथ जो है ज़्यादती करी गई है और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व में रही मंत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी जी है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैम, अगर हम बजट सत्र की बात करें, दूसरा दिन आज रहा, कार्यवाही रही, जो विपक्ष को जितना भी समय मिल पा रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, कितना आप संतुष्ट हैं जो समय मिल पा रहा है? सच्चाई ये है कि सत्र की जो अवधि है ना, वो बहुत छोटी होती है। बजट सत्र भी जो है अब 4 दिन का बाद में होगा, 3 दिन का है। तो मतलब 15-20 दिन भी नहीं जो है चलता और मुद्दे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ख़ास तौर से आज के दिन तो जो है ज़मीनी स्तर के ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके से त्राही मची हुई है कि जगह-जगह से मुद्दे पूरे हरियाणा से आते हैं। तो उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए जो है समय चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता है। और जो है करीब 15-20 जो हैं कॉलिंग अटेंशन मोशंस मैंने निजी तौर पे लगाए हैं, सारे ये इन अहम मुद्दों के ऊपर हरियाणा के। अब कितना लगा पाएँगे, क्या कितने ये लगाएँगे या नहीं लगाएँगे, वो उसके ऊपर निर्धारित है। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि सरकार भागने की कोशिश करती है प्रश्नों के उत्तर देने की। आज भी आपने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर आपके हल्के की बात करें। पानी का मुद्दा था, जल भराव का मुद्दा था, बेरोजगारी का, और भी बहुत सारे मामले थे। पीपीआईडी का एक मामला वो बहुत बड़ा है। सरकार जिस तरीके से बयान दे रही है, सरकार जिस तरीके से उनकी कहने की सफाई दे रही है, उनको आप कैसे दें सरकार के दावे? अब सरकार तो अपनी सफाई देगी। विपक्ष का काम होता है कि जो असलियत है वो सामने बताई जाए और सरकार अगर उसके ऊपर संज्ञान लेती है तो उसका फ़ायदा जो है जनता को भी होता है और सरकार को भी होता है। अब पीपीआईडी की आपने जो बात करी है, ये तो परेशानी की सबब जो है लोगों के लिए बन गया है। अब कहा जा रहा है कि हमने इतने लोगों का ये कटवा दिया, इतना 1,80,000 के इतने लाभार्थियों को दिलवा दिया, ये है वो है। लेकिन असलियत के अंदर धरातल पे आप अगर जाएँ तो आप देखिएगा कि जिनकी गलत तरीके से जो इनकम जिनकी भरी गई है, उनका जो है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका जो है आईडी के कारण जो है जो लाभार्थी हैं बहुत सारे, उनको जो है उनका हक नहीं मिल रहा है। तो जो गरीब आदमी है, जो पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो विडो है, जो पेंशन पे डिपेंड करती है, जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो उस पे डिपेंड करता है और उसके लिए अगर ये फटाफट काम ना हो, तो आप समझ सकते हैं कितना परेशानी होती है। तो अब धरातल के ऊपर हम तो रहते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं उनकी परेशानियों को, तो वो सारी चीज़ें हमने सरकार के सामने रखी कि किस तरह से जो है ये परेशान पहचान पत्र बनकर रह गया है। और गांव के अंदर लोगों ने बताया हमारे को कि एक परिवार में एक आदमी तो अब ऐसा निर्धारित कर दिया गया है, जो का एक थैला कागज़ों का जो है ना, वो लेकर इधर से इधर चक्कर लगाते रहते हैं और मतलब जो काम जो कभी करा नहीं था वो करते हैं, करना पड़ रहा है। तो ये सरकार का मकसद ये होता है कि लोगों को सहूलियत दे, ना कि इस तरह से उलझा के रखे। अब इन तरह की चीज़ों में उलझा के छोड़ दिया है। दूसरी बात जो है, आप ये जो है पाला जो है उसका बहुत बड़ा प्रकोप इस बारी पड़ा है। श्रुति चौधरी ने अपने समय पर जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, पाला शब्द को कानूनी तौर पर उसको जो है कानून के अंदर डलवाया था कि पाले का मुआवजा नहीं मिला करता था। तो श्रुति चौधरी के करने से ये जो है कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए बना। आज जो है, और श्रुति ने उस समय 36 करोड़ रुपए जो है अहीरवाल के अंदर नारनौल साइड में वहाँ बंटवाए भी थे। अब जो है पाले का इतना ज़बरदस्त प्रकोप पड़ा है, इतनी बड़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है, सरसों की जो अगेती फसल है, पिछेती है, दोनों फसलें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और अभी तक कोई गिरदावरी नहीं करवाई गई है। जब गिरदावरी के ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो जो ये पटवारी हैं, ये उनको मेरे ख्याल में आदेश दे के भेजे जाते हैं, निर्धारित करते हैं कि 50
परसेंट से कम दिखाए जाएं तो नतीजा ये होता है कि मुआवजे का फिर किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसी तरह से जो है कि तो एक कृषि प्रधान प्रदेश में जो हमारा कृषि हरियाणा है, जिसके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था जो है निर्धारित है, वो कृषि को पूरी तरह से जो है वो पिट चुका है। किसान को इतना परेशानियां हो रही हैं, उसकी जब बिजाई का सीजन आता है तब खाद नहीं मिलती, तब लाइनों के अंदर लगते हैं और जो है इतना डंडे कहते हैं चलते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं होता। और फिर जबरदस्ती जो है जबरन उसको एक खाद का कट्टा जब अगर मिल भी जाता है तो जबरन उसके साथ उसको कुछ और चेपते हैं कि ये भी लेकर जाओ वो भी लेकर जाओ। पहली वो महंगाई से त्रस्त है तो वो अब जबरन उसको वो लेना भी पड़ता है, कोई कीटनाशक दवाई या पता नहीं क्या जो उनको जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है ये पूरी तरह से मैं समझती हूँ विफल हो चुकी है। अभी आपने देखा ये जो है लंपी डिजीज़ का कितना ज़बरदस्त प्रकोप हुआ। वैक्सीनेशन के तौर पर जो है खाली खाना पूर्ति करी गई, कितने किसानों ने अपनी जो है उनका पशु धन जो है वो खोया, उसका कोई जो है कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। लंबे लंबे चौड़े वायदे ज़रूर करे जाते हैं, लंबी लंबी बातें विधानसभा में हाँकी जरूर जाती हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। पानी की बात जैसे आज मैंने कही कि पानी जो है अब हमारा इलाके का पानी जो है जितना इंडेंटेड पानी है उसको उसके हिसाब से जो है हमारे को 1/3 हिस्सा भी नहीं मिल रहा, हमारा पानी काट दिया गया है। तो जब पानी ही कट जाएगा तो फिर वो टेल तक पानी के जो दावे जो ये इसके अंदर सरकार कर रही है वो कहाँ से, वो इसका मतलब तो सरासर झूठ है। पीने के लिए पानी नहीं है, लोग जो हैं टैंकर मंगवा मंगवा के 500 रुपए के प्रतिदिन जो टैंकर आते हैं उनको फेंकते उससे ही वो पानी पी रहे हैं। तो वो अलग उनकी जेब के ऊपर कठोरघात है, महंगाई वैसे ही इतनी है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं। ओपीएस का मुद्दा है, किस तरह से जो है कर्मचारियों के साथ जो है ज़्यादती करी गई है, और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ इस बात के कि सरकार ने जो है ये फैसला लिया है कि ओपीएस जो है वो बंद करी जाए। क्योंकि जो सरकारी आदमी है वो सारी उम्र भर उसने सेवा करी है, अपनी नौकरी करता है और फिर बाद में उसको ये अश्योरेंस होती है कि भाई बाद में जो है उसको पेंशन मिलेगी। सरकारी नौकरी का ये कहते हैं ना वो सरकारी नौकरी क्यों पसंद आती है लोगों को, इसलिए होती है कि बुढ़ापे में जाके जो है अपने काम आएगा। और आजकल जो आप जानते हैं कि बच्चे भी जो हैं देखभाल नहीं करते हैं, जब तक कुछ हो ना हाथ में, वो ज़माना ही बदल गया पूरी तरह से। और उसकी आप पेंशन भी आप काट दोगे, सारी उम्र भर उसने घुटने घिसे हैं और आप ये काट के ये कह के काटो कि भाई ये आपके खजाने के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त भार पड़ रहा है और इसका आप फिर आगे डेवलपमेंट जो है सरकार नहीं करवा पाएगी। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को नहीं संभाल सकते, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल है उसी को आप बर्बाद कर रहे हो, उसी की अगर खुशहाली नहीं है तो क्या आप विकास करोगे, कैसे आप देश को आगे लेकर जाओगे? जब लोग ही आपके लिए काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसी तरह से ये जो है इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने जो है मैंने उठाने भी हैं, कल भी बोलूँगी मैं। कल मैं ये गवर्नर अभिभाषण के ऊपर सारी बातें रखूँगी और आगे भी आपने देखा है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन के ज़रिए जो है अब जैसे बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों की, वो हम उजागर करेंगे। वैसे तो मैम अक्सर सदन में हम देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो काफ़ी हंगामा भी होता है मुद्दों को लेके, लेकिन कल भी हंगामा हुआ, आज भी हुआ। जिस प्रकार हम मंत्री संदीप सिंह की बात करें, कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि जब तक जांच चल रही है उनका इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि उनको किसी भी सूरत में हम बर्खास्त नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। आप भी एक महिला हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मेरा मानना ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं और जो इसके ऊपर पदों के ऊपर आसीन होते हैं उनको सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। अगर ये जो है धारणा अगर ये ऐसी बन जाए, परसेप्शन ये चला जाए कि ये गलत है, तो उसको उससे अलग हो जाना चाहिए। अगर इसमें वो दोषी इंक्वायरी हो रही है, अगर दोषी पाए जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के दिन तो आरोप लगे हैं, तो वो आरोप जब तक साबित होते हैं या नहीं होते, जब तक उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, होना भी चाहिए। नहीं तो आप इंक्वायरी भी सही तरीके से किस तरह से करेंगे? और फिर ख़ास तौर से ऐसी सरकार से तो हम ये बात की अपेक्षा करते हैं कि जो हुंकार भरती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और वहाँ पर जो है औरतों के साथ मैं जानती हूँ कि किस तरह से जो है उनको प्रताड़ित करा जाता है। और अगर ये सही बात है
तो इसका मतलब ये तो बहुत गलत बात है। और अगर नहीं है सही तो फिर आपकी इंक्वायरी में पता चल जाएगा, तब आप उनको वापस ले आइएगा। लेकिन ज़बरदस्ती इस तरह से करना मैं समझती हूँ उचित नहीं। एक मैम अगर हम बात करें हिसार एयरपोर्ट की, उसका मामला भी काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। हम चाहे देश की संसद की बात करें या फिर हरियाणा विधानसभा की बात करें, दोनों जगह कहीं न कहीं इसको लेकर चर्चा हुई है। और आज जैसे चर्चा हुई अभय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम के बीच काफ़ी गहमा-गहमी भी हुई और उनके बाद उनको है कहीं न कहीं निष्कासित कर दिया गया अभय सिंह चौटाला को। आप कैसे देखते हैं जो आरोप उन्होंने हिसार एयरपोर्ट की ज़मीन को लेकर लगाए? विधानसभा के अंदर जो भी बात कही जाती है वहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा होगा सदन के उसके ऊपर, कि यहाँ जो भी बात बोली जाए वो सत्य हो, और जो सत्य नहीं बोलता तो वो पाप का भागीदारी है। और सदन के अंदर अगर कोई बात सही नहीं होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो है ये तो सरकार को अब देखना है कि अगर जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों उनकी जांच करवाई जाए, और वो जांच पे अगर कहते हैं वो सही बात कह रहे हैं तो फिर तो सदन पटल पे उन्होंने ये बात रखी दी है। पर ये सदन के ऊपर जो भी बात रखी जाती है उसको जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और क्योंकि सदन में ऐसे ही नहीं बोला जाता, सब लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखते हैं। वही मैम अगर बात करें 2024 के चुनाव की, जहां आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहीं न कहीं दावा किया जा रहा है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में। लेकिन जिस प्रकार से हम आपकी बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, अन्य जो बड़े नेता हैं, कहीं न कहीं वो नदार नज़र आते हैं। जैसे आज भी चंडीगढ़ में आपके ऑफिस में मीटिंग थी, कुछ पूर्व विधायक वो शामिल हुए और जो आपका हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो, उसमें भी कहीं न कहीं आप जो मीटिंग थी उसमें नहीं थे। तो कैसे देखते हैं जब नेताओं में कोई नाराज़गी इस तरह अगर इकट्ठे नहीं हो पाएँगे, तो क्या जो 2024 का लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएँगे? देखिए, राहुल जी का बिल्कुल सही आदेश है कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त यात्रा तय करी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जो है उसके अंदर की हाथ से हाथ जोड़ो, और जो है ये सारी बात उन्होंने रखी है। तो ये तो जो पदों के ऊपर बैठे हैं वो अगर सबको लेकर चलेंगे, वो वही अगर गुटबाजी करेंगे तो फिर दूसरे भी करेंगे। तो वो अगर सबको लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ सकती है पार्टी, नहीं तो निश्चित तौर पे उसका नुकसान तो होगा ही। और इसलिए जो है ये जो भी मतलब आज के दिन जो जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, ये उनकी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सारों के सारे वर्कर्स को साथ लेकर चलें, सारे नेताओं को साथ लेकर चलें, सलाह मशवरा करके चलें, और सबको क्या कहते हैं ऑन बोर्ड लेकर चलें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। किसी एक के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। मैम आपने पदों की बात की, हम प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आज की जो मीटिंग थी क्या आपके पास उसका न्योता था? नहीं, मेरे पास कोई न्योता नहीं था। और मैंने सुभाष चोपड़ा जी से बात करी और उनको कहा कि आपने हमारे लोग जो हैं पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं उसके अंदर आपने नहीं लिए हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सबको लिया जाएगा। अब देखते हैं, अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए सब खड़े हैं। एक वही अंतिम सवाल मैम, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली, अभी हाल ही में बलराज कुंडू ने जो है 10-11 जून में यात्रा निकाली और वहीं अभय सिंह चौटाला भी अपनी एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कितना परिवर्तन, कितना फर्क आप देखते हैं इन यात्राओं से? देखो, और कोई भी जो यात्रा निकाले उसकी तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन जो राहुल जी ने अंडरटेक करा ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये आज तक तो किसी ने करा नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई है ये बहुत अपने आप में एक बहुत अहम बात हुई है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है प्रेरणा स्रोत का जो है कार्यकर्ताओं के अंदर भी गया है और लोगों के अंदर भी गया है। तो इसका तो मैं इसको जो है बहुत ज़बरदस्त इसकी सफलता मैं मानती हूँ। ये मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी पूर्व मंत्री किरण चौधरी जिन्होंने कहीं न कहीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो। किरण चौधरी का सीधा-सीधा कहना है कि जो परिवार पहचान पत्र है, वो परिवार पहचान पत्र ना होकर परिवार परेशान पत्र बन गया है और हम चाहे खाद की बात करें, किसानों की बात करें, पानी की बात करें, तमाम के तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने खुलकर हमारे साथ चर्चा की है। वहीं अगर कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें, तो साफ-साफ किरण चौधरी की तरफ से कहा गया कि जो कांग्रेस कि जो ऑफिस में आज मीटिंग थी उसमें भी किरण चौधरी को निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि आदमपुर बाई इलेक्शन के दौरान भी ये चीज़ें हुई थी, उदय भान ने इनके लिए बयान दिया था, लेकिन बाद में उनको कहीं न कहीं माफ़ी मांगनी पड़ी। एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति कहीं न कहीं बनती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।